हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होते हैं और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब है ना रोकड़ा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो इस ट्रांजैक्शन में है ना जो बैंक का बैलेंस है, क्योंकि है ना बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक खाते में पैसा इंक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रोकड़ा निकालकर बैंक में जमा करा रहा है, बिजनेस का रोकड़ा ले जाकर बैंक खाते में जमा करा रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। तो ये तो हो गई जनरल लॉजिकल बात। अभी इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको है ना रिसिप्ट साइड में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो रिसिप्ट साइड में आप टू कैश अकाउंट लिखोगे और बैंक के कॉलम में आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। ऐसे क्यों करते हैं हम, इसका मतलब है ना बैंक कॉलम में पैसा इंक्रीज हुआ और उसको इंक्रीज होने का कारण क्या है कि भाई रोकड़ा आया, टू कैश अकाउंट मतलब रोकड़ा आया उसकी वजह से, तो ये इसका रीजन हो गया। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती और यहाँ पे पेमेंट साइड में फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, मतलब आपकी ट्रांजेक्शन है ना, आपके डबल कैश बुक आप बना रहे हो, टू कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो आपका वहीं पे है ना उसका एक साइड पेमेंट साइड दिखाई देगा, दूसरी साइड रिसिप्ट साइड में वो अमाउंट दिखाई देगा। लेकिन वो है ना तो एक जगह पे अगर वो कैश अकाउंट के अंडर में दिख रहा है तो दूसरी साइड में वो है ना बैंक कॉलम में दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी है ना पेमेंट साइड में हम है ना बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे एंड ये जो अमाउंट है वो कैश के कॉलम में लिखेंगे। मतलब है ना कैश में से बैलेंस डिक्रीज हुआ, किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, तो बैंक अकाउंट की वजह से डिक्रीज हुआ क्योंकि पैसा है ना बैंक अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जर्नल एंट्री फ्रेम होती है। नाउ यहाँ पे जो अबाउट ट्रांजेक्शन है, बैंक इज द रिसीवर, यहाँ पे बैंक रिसीवर है, मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुकी, देयरफॉर इट इज डेबिटेड, इसीलिए उसको डेबिट किया जाता है टू कैश अकाउंट हम लिखते हैं। तो सिमिलरली कैश इज गोइंग आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है इसीलिए हमें ना क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट करके हम लिखते हैं, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, जब रोकड़ा बिजनेस के लिए निकाला जाता है बैंक अकाउंट में से, बैंक के खाते में से, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें से निकाल रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, ये लॉजिकल बात है। और है ना रोकड़ा बिजनेस में आएगा, रिसीव होगा बिजनेस में, तो इस ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि कैश बैलेंस इंक्रीज होने वाला है, इसीलिए टू कॉलम कैश बुक में रिसिप्ट साइड में हम कैश के कॉलम के अंडर में हम अमाउंट लिखेंगे और उसका रीजन क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक ने दिया, बैंक इज अ गिवर, टू बैंक अकाउंट करके हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे कैश कॉलम के अंडर में। एंड इसका अपोजिट पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड में हम बाय कैश अकाउंट कर लिखेंगे और जो अमाउंट दिखाना होगा अपीयर होगा वो बैंक कॉलम में अपीयर होगा। तो देखिए अपोजिट कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो अपोजिट कॉलम में अमाउंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर है ना क्या है, बिजनेस में रोकड़ा आ रहा है, कैश आ रहा है, इसीलिए है ना इट इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को में हम डेबिटेड करेंगे। एंड सिमिलरली बैंक इज द गिवर, इसीलिए है ना इज क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट, तो इट विल बी क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। तो आपको इन सिंपल जर्नल वे में इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना, और इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। अभी इसका एक और है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कॉन्ट्रा एंट्री के अंडर में करते हैं, वो है बेरर चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेरर चेक है ना वो रिसीव हुआ पहले दिन और है ना बैंक में डिपॉजिट किया, तो बेरर चेक रिसीव्ड उसको हम क्या बोलते हैं, बेरर चेक मतलब हम उसको है ना कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं, बेरर चेक मतलब रोकड़ा एक तरीके से। तो व्हेन इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब इसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कलेक्शन के लिए, तो ये एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मानकर चलते हैं, एज्यूम करना मतलब हम मानकर चलते हैं, सपोज करते हैं, मानकर ही चलते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि दैट कैश इज गोइंग आउट, बिजनेस से है ना मतलब है ना कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक इज रिसीवर। क्योंकि ये जो बेरर चेक हमने है ना रिसीव किया
प्रीवियस डेट का वो बैंक में जमा करा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको ये मानकर चलेंगे कि भाई हमारा है ना कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक इज द रिसीवर। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और हम मानेंगे कि भाई कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिसिप्ट साइड में टू कैश अकाउंट लिखेंगे एंड बैंक कॉलम के अंडर में हमको अमाउंट को दिखाना है एंड पेमेंट साइड में हम बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और है ना कैश के कॉलम में हम अमाउंट दिखाएंगे। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको याद रखना है जब बेरर चेक की बात आती है तो आपको इमीडिएटली ये मानकर चलना है कि ये रोकड़ा की बात चल रही है, कैश के बारे में बात चल रही है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना कॉन्ट्रा एंट्री का हम दिखाते हैं। नाउ इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। नाउ कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी वर्ड यूज किया जाता है, तो कैसे हम यूज करते हैं कॉलम्स में वो भी मैं आपको आगे जब भी हम प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो दिखाने वाली हूँ। अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक को क्लोज करो विद कैश एंड बैंक कॉलम के साथ में हम क्लोज करते हैं। तो ये है ना लास्ट में सारे के सारे जब रिकॉर्डिंग हो जाती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जब हम सारे के सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिसीव के ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कैश बुक इज बैलेंस्ड, कैश बुक को बैलेंस करते हैं, उसको टैली मतलब उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है हम फाइंड आउट करते हैं, कैश बैलेंस फाइंड आउट करते हैं एंड बैंक बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं। कैश बुक को बैलेंसिंग करना मतलब हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं कैश कॉलम का एंड बैंक बैलेंस का एंड कैश बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो यहाँ पे कैश कॉलम को हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड इज ऑलवेज मोर देन, ये हमेशा कभी भी ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा पेमेंट से। तो आपको याद रखना है भाई रोकड़ा आपके हाथ में होगा तभी तो आप पेमेंट कर पाओगे, इसीलिए इसका जो बैलेंस होगा वो कभी भी या तो ज्यादा होगा नहीं तो इक्वल टू पेमेंट्स होगा। तो आपको ये याद रखना है, इसका कभी भी है ना आपका है ना यहाँ पर है ना कैश का जो है टोटल अमाउंट रिसिप्ट साइड का वो या तो मोर होगा या इक्वल होगा पेमेंट साइड के, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रोकड़ा होने पर ही खर्च कर पाएंगे ना हम, या तो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो जो टोटल अमाउंट है पेमेंट साइड का इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट साइड। ये कब, जब है ना ज्यादा होता है, जो रिसिप्ट साइड मोर होता है तब हम माइनस करते हैं रिसिप्ट साइड में से, पेमेंट साइड माइनस करते हैं और जो बैलेंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर रिकॉर्ड करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। तो आपको एक बात याद रखनी कि कैश कॉलम का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि रोकड़ा होना चाहिए इन द कैश कॉलम। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसीलिए ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है जिसे हम कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है ना बैलेंसिंग फिगर, तो उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम है ना उसको बाय बैलेंस इसको है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है ये पर्टिकुलर बिजनेस के। नाउ नेक्स्ट हम बैंक कॉलम को क्लोज करेंगे। तो बैंक कॉलम को क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इट कैन हैव डेबिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इट कैन बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये जो बैंक कॉलम होता है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो मतलब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रिसीव हो गई बिजनेस को, डेबिट बैलेंस होता है तो मतलब बिजनेस में है ना, बिजनेस के बैंक खाते में अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट है। तो यहाँ पर व्हेन टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड का टोटल जब मोर होता है, ज्यादा होता है पेमेंट साइड के टोटल से, तो जो डिफरेंस हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नॉर्मल बैलेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मल बैलेंस, मतलब बैंक खाते में पैसा है, नॉर्मल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। नाउ दिस बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन, तो इस बैलेंस को हमें ना पेमेंट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमें ना लिखते हैं ये बैलेंसिंग फिगर को। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, जब नया अकाउंटिंग ईयर हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय पर हम है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश इसको बैंक कॉलम के अंडर में अमाउंट को दिखाते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का है उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम ओपनिंग कर दिखाते हैं। और मान लीजिए अगर है ना पेमेंट साइड मोर है,
व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट साइड, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं बिजनेसमैन को करंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, राइट। तो मतलब उसको है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन उसको मिलता है, छोटे समय के लिए लोन ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट पे मिलता है। तो यहाँ पर व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट साइड का जब टोटल अमाउंट ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा अपीयर करता है, इज मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट साइड के टोटल अमाउंट से, तो जो डिफरेंस होता है इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उस डिफरेंस को हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। दैट डिफरेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस, उसको हम क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट साइड में हम है ना टू बैलेंस कैरी डाउन कर लिखते हैं। एंड इसको हम एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगले अकाउंटिंग पीरियड में इसको है ना इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट को हम ब्रॉट डाउन करते हैं। पेमेंट साइड में हमको लिखना होता है, वहां पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट को लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमको है ना ये बैलेंसिंग करनी होती है कैश बुक की, एंड कैश एंड बैंक का जो बैलेंस होता है उसको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बैलेंस कर रखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, तो इसको हम क्विकली स्टडी करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है वो 4 टाइप्स के बैंक अकाउंट्स है। एक तो है करंट अकाउंट, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात भी कर चुकी है कि ये बिजनेसमैन को मिलता है, सुटेबल फॉर बिजनेसमैन उसी को मिलता है। क्योंकि इसके लिए इसको क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना बिजनेस में बहुत सारे है ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये जिसके पास करंट अकाउंट की फैसिलिटी होती है वहां पर है ना देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। तो ना तो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, ना है ना आप बैंक से पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो मनी एटीएम कार्ड के थ्रू या चेक पेमेंट के थ्रू, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, फुल फ्रीडम होता है। क्योंकि बिजनेस में तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, तो जनरली इस पे ना नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन करंट अकाउंट। तो कोई इंटरेस्ट भी रिसीव नहीं होता है बिजनेसमैन को, अगर उसके करंट अकाउंट में काफी पैसा पड़ा है तो उस पे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिजनेसमैन को कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। लेकिन है ना बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है करंट अकाउंट होल्डर को। करंट अकाउंट होल्डर है ना बिजनेसमैन का ही होता है और उसको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। नाउ सेविंग्स अकाउंट की हम बात करें तो सेविंग अकाउंट ये है ना कोई भी पर्सन रेगुलर जिसकी इनकम है या सैलरीड पर्सन है वो ओपन करता है। तो अ पर्सन हैविंग फिक्स्ड और रेगुलर इनकम, जिसकी फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम होती है वो अपना जो एक्सेस अमाउंट होता है उसका जो सरप्लस होता है अमाउंट होता है सेविंग अकाउंट में, वो क्या करता है डिपॉजिट कर देता है। और ये अकाउंट है ना उस पर्सन को है ना लिमिटेड इनकम हैबिट, उसको हैबिट डालता है सेविंग्स करने की, जिसकी लिमिटेड इनकम होती है, फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम होती है। तो वो एक सेविंग करेगा, फ्यूचर सेविंग करेगा, तो उसके लिए फायदा ही है ना। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं विड्रॉवल्स पे, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल्स एंड इंटरेस्ट आर, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि भाई कितने ट्रांजेक्शंस बैंक अलाउड कर रहे हैं। तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल्स एंड इंटरेस्ट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट इज अलाउड ऑन दिस अकाउंट। और इस पे ना बैंक इंटरेस्ट भी देती है आपके सेविंग खाते में, अगर पैसा है बैंक के खाते में पैसा है सेविंग्स अकाउंट में तो उस पे बैंक आपको है ना इंटरेस्ट देगी, बैंक की तरफ से कुछ एडिशन करके ही मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे ना कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ये करंट अकाउंट में ही मिलती है। देन नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अभी ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसमें ना फिक्स्ड अमाउंट हम लमसम अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लंबी अवधि के लिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर हमें ना पैसा जमा कराते हैं ताकि हमको है ना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो। बैंक देगी ना, बैंक को हम बैंक के पास पैसा जमा कराएंगे तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी। बैंक क्यों इंटरेस्ट देगी, क्योंकि बैंक उस पैसे को यूटिलाइज करेगी। अगर आपने 2 साल की एफडी निकाली, 3 साल की एफडी निकाली तो बैंक वो 2-3 साल के लिए पैसा यूज करती है ना, उसको सर्कुलेट करती है मार्केट में, एज अ लोन दूसरे लोगों को दे देती है, तभी तो वो इंटरेस्ट दे सकती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है। तो जो अमाउंट डिपॉजिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन, उसको हमें ना एक्सपायरी डेट के लिए पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 2 साल की एफडी निकाली है, 3 साल की एफडी निकाली है तो 2 साल से पहले 3 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करते हो तो कुछ सर्टेन चार्जेस लगते हैं उस पर। तो दिस अकाउंट इज यूजफुल। तो ये जो अकाउंट है ये बिजनेसमैन के लिए यूजफुल नहीं है, इज नॉट यूजफुल फॉर बिजनेसमैन। क्यों, क्योंकि बिजनेस को तो रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। ये यूजफुल किसके लिए, जिनको है ना टाइम, इट इज यूजफुल टू क्रिएट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट लंबी अवधि के लिए आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है एंड एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है, तो उनके लिए ये अकाउंट है ना सही है बैंक अकाउंट।
देन फोर्थ एक है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आरडी अकाउंट भी बोलते हैं हम, आरडी। तो यहाँ पर है ना अकाउंट होल्डर क्या करता है, डिपॉजिट करता है, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करता है। जैसे 1000 हर महीना जमा करा रहा हूँ, आरडी अकाउंट ओपन किया है, उसमें एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे बोलते हैं, उसमें 1000 रुपया हर महीना या 2000 रुपया मंथली वो है ना जमा करा रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इस पे भी है ना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है, लेकिन है ना कंपेरेटिव टू सेविंग अकाउंट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन है ना ये फिक्स डिपॉजिट से कम, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में एक साथ पैसा जमा करवाता है बंदा, तो फिक्स डिपॉजिट से कम रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है, लेकिन है ना सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो डिपॉजिटर को है ना विड्रॉ करने के लिए अलाउड नहीं होता है पैसा, जब तक है ना वो आरडी अकाउंट मैच्योर नहीं होता है, 2 साल का आपने अवधि का लिया है या 3 साल की, तो तब तक वो मैच्योर नहीं होता है, तो उसके पहले पैसा निकालना सही नहीं होता, नहीं तो कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हमने स्टडी किए। और नेक्स्ट यहाँ पर है ना हम यहाँ पर प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक का आपको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सम्स आप लोगों को पहले प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट आई तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसका एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को बाद में देती रहूंगी स्लोली, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं पहले सॉल्व करके आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि काफी बच्चे बहुत घाई में रहते कि मिस है ना जल्दी से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे दो। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देने वाली हूँ। 2 कॉलम कैश बुक का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आपको है ना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो शेयर करना है, चैनल लिंक शेयर करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।